हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम हिस्ट्री क्लास 7 चैप्टर 10 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। इससे पहले के चैप्टर हम अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 10 का अध्ययन करेंगे। यदि आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। ये जो इस चैप्टर में मानचित्र 1 और इधर मानचित्र 2 जो दे रखा है, अगर हम उसको गौर से देखें तो हमें पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं जो हैं किस तरह से बदली। आप यह भी देखेंगे कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। एक अन्य शक्ति जो थी, कौन सी थी? ब्रिटिश सत्ता। उसने क्या करा? 1765 तक पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को अपने अधिकार में ले लिया था। यह मानचित्र हमें यह दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेज़ी से अचानक बदलनी शुरू हो गई। मतलब 18वीं शताब्दी जो है एक ऐसी शताब्दी थी जब भारत में क्या हुआ, राजनीतिक परिस्थितियां बड़ी तेज़ी से बदलने लगी थी। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध मोटे तौर पर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी से 1761 तक पानीपत की तीसरी लड़ाई में हुई, उसके दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब 1707 से लेकर 1761 तक मोटे तौर पर जो राजनीतिक शक्तियां उभरी उनका हम अध्ययन करेंगे इस अध्याय में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। अध्याय 4 में आपने देखा था कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। ये जो संकट हुए उनका कारण क्या था? वो अनेक कारण थे। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 से लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को अधिक खर्च कर दिया था। बादशाह औरंगजेब जो था, अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह भी कहा जाता है औरंगजेब को, और इसने क्या करा? दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ते हुए जो साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधन है उनको अधिक खर्च कर दिया था। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी। औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे उनके प्रशासन में क्या हुआ? साम्राज्य का जो प्रशासन है उसकी कार्यकुशलता समाप्त होने लगी थी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। और जो मनसबदार थे उनके शक्तिशाली वर्गों को अपने वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन होता गया। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, मतलब दीवानी और फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। जो सूबेदार के रूप में नियुक्त थे अभिजात, वो क्या करते थे? सैन्य और राजस्व दोनों ही पर अपना नियंत्रण बनाए रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गई। इससे क्या होता था? अभिजातों को मुगल साम्राज्य जो उन्हें विशाल क्षेत्र देता था, उन्हें इस क्षेत्रों पर राजनीतिक, आर्थिक और वित्तीय सैन्य सहायता शक्तियां मिल जाती थी। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। जैसे ही ये जो क्षेत्र हुआ करते थे प्रांत, उसमें क्या हुआ? सूबेदारों का नियंत्रण मजबूत होता गया, उसी प्रकार राजस्व की मात्रा भी घटती गई। मतलब जो सूबेदार थे वो कम राजस्व राजधानी को यानी राजा को भेजने लगे और धीरे धीरे ये स्वतंत्र राज्य भी बन गए थे। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलन ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिश थी। मतलब जो सरदार शक्तिशाली हो जाते थे वे भी अक्सर विद्रोह कर दिया करते थे। अतीत में भी विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूह
समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूह के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक नहीं सके। मतलब जो सत्ता है प्रांतीय सत्ता, वो क्या होने लगी, अब केंद्र से छूटकर प्रांतीय सूबेदार जो हुआ करते थे, स्थानीय सरदार और अन्य समूहों के हाथों में आने लगी। और जो औरंगजेब के उत्तराधिकारी थे वो इस बदलाव को रोक नहीं सके। इन आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। ईरान का जो शासक था नादिर शाह, उसने क्या करा, 1739 में दिल्ली पर आक्रमण करा और जो राजधानी है उसे संपूर्ण नगर दिल्ली को पूरी तरीके से लूटकर बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत वह अपने साथ ईरान ले गया था। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। मतलब जब नादिर शाह ने आक्रमण करके रुक गया तो उसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण करे। उसने तो 1748 से 61 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट भी मचाई। अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से लेकर 61 के बीच भारत पर 5 बार आक्रमण करा और भारत में लूटपाट मचाई। लास्ट आक्रमण जो था 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई, जिसमें मराठों की पराजय हुई थी। साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता ने उसे और भी कमजोर बना डाला। मतलब साम्राज्य में क्या हुआ, अंतिम टाइम में जो सभी ओर से उस पर दबाव पड़ रहा था और साथ ही साथ जो अभिजात थे उनमें आपस में भी प्रतिद्वंद्विता शुरू हो गई थी और इसने और कमज़ोर साम्राज्य को और कमज़ोर कर दिया। ये अभिजात दो बड़े गुटों में बटे हुए थे, एक थे ईरानी और दूसरे थे तुरानी यानी तुर्क मूल के यानी तुर्की देश के। काफ़ी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब दो मुगल बादशाहों फर्रुखशियर और आलमगीर द्वितीय को हत्या कर दी गई। इन दोनों मुगल बादशाहों की इनके अभिजातों द्वारा हत्या कर दी गई और दो अन्य बादशाह अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। ये काफ़ी बेहदजनक स्थिति थी मुगल साम्राज्य के लिए। इसमें क्या हुआ, जो अभिजात थे, जो निष्ठा के साथ अपने मुगल बादशाह से जुड़े हुआ करते थे, उन्होंने ही अपने बादशाह को मारा और उन्हें अंधा भी करा। दो मुगल बादशाहों को उन्होंने मार दिया और दो को अंधा किया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नए राज्यों का उदय। जो मुगल साम्राज्य था उसमें नए राज्य कैसे उदय हुए, मतलब जो सूबेदार थे प्रांतों के, उन्होंने अपने प्रांतों को स्वतंत्र घोषित करके एक नए राज्य का उदय करा। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली। जैसे ही मुगल सम्राटों की सत्ता का पतन हो रहा था उस टाइम में, तो जो बड़े बड़े सूबेदार और जमींदार थे उन्होंने क्या करा, विभिन्न भागों में अपनी शक्ति को और प्रबल बना लिया। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। 18वीं शताब्दी के दौरान क्या हुआ, मुगल साम्राज्य जो था अब वह कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखरने लगा था। मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 परव्यापी समूहों में बांटा जा सकता है। पहला है अवध, बंगाल व हैदराबाद जैसे राज्य जो पहले मुगल प्रांत होते थे। मतलब मुगल साम्राज्य जो राज्यों में बटा, स्वतंत्र राज्यों में, उन्हें 3 परस्पर व्यापी समूहों में बांटा जा सकता है। पहला समूह में कौन सा आते हैं, अवध, बंगाल और हैदराबाद। ये ऐसे राज्य हैं जो मुगलों के प्रांत हुआ करते थे। दूसरे में ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन जागीरों के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे। मतलब जो राजपूत के अधिकारों में आते थे वे भी स्वतंत्र होने लगे। और तीसरी श्रेणी में मराठों, सिखों और जाटों के राज्य आते हैं। इन्होंने क्या करा, अपनी जो स्वतंत्रता है लंबे संघर्ष के बाद मुगलों से छीन कर ली। इन्हों की जो स्वतंत्रता मिली, उन्होंने क्या करा, मुगलों से निरंतर अपनी लड़ाई जारी रखी और आखिरकार इन्हें स्वतंत्रता मिली और इन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य भी स्थापित करे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पुराने मुगल प्रांत। पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारियों
उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ, उनमें से 3 राज्य प्रमुख हैं। मतलब जो प्रांत थे मुगल थे, उनसे जो उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ, उनमें 3 राज्य क्या थे प्रमुख। पहला अवध, दूसरा बंगाल और तीसरा था हैदराबाद। ये तीनों ही राज्य उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे। मतलब इन राज्यों की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? जो मुगल अभिजातों में भी उच्च थे, मतलब अभिजातों में भी उनका बड़ा होदा था, उनके द्वारा इन राज्यों की स्थापना की गई थी। इन तीनों राज्यों के संस्थापक सआदत खान अवध के संस्थापक थे, मुर्शीद कुली खान बंगाल के और आसफ जहाँ हैदराबाद के ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था। मतलब सआदत खान ने अवध राज्य की स्थापना करी, मुर्शीद कुली खान ने बंगाल राज्य की और आसफ जहाँ ने हैदराबाद राज्य की स्थापना की। मुगल बादशाहों को उन पर भरोसा और विश्वास था। आसफ जहाँ और मुर्शीद कुली खान दोनों को 7-7 हज़ार जात का दर्जा मिला हुआ था, जबकि सआदत खान की जात का दर्जा 6000 था। इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।